सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि कल विश्व आदिवासी दिवस पर बिरसा सेना देवगढ़ द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें मेरा मुख्य टॉपिक था 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट। तो दोस्तों, समय का अभाव होने के कारण मैं इसकी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं दे पाया था। इसके लिए मैं इस टॉपिक को आज पूरे विस्तार से बताने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखें और इस वीडियो को मजाक में नहीं लें, सीरियस में लें, और जो मुख्य बातें बताई जाएगी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और अपने गांव में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों, पेशा एक्ट क्या होता है और 5वीं अनुसूची क्या होती है और ग्राम सभा क्या होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और दोस्तों, जो पेशा एक्ट में ग्राम सभा का गठन होता है, उस ग्राम सभा के पास कितना पावर होता है वो भी इसमें मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी खुद पूरा देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले 5वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 5वीं अनुसूची कह देने से काम नहीं चलेगा, इसको पूरी तरह से आपको जानना पड़ेगा। 5वीं अनुसूची क्या है, इसमें क्या अधिकार दिए गए हैं अपने, ये सभी आपको जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ का शासन है राइट टू सेल्फ गवर्नेंस एंड राइट टू ओनरशिप, आदिवासियों का स्वशासन यानी मालिकाना अधिकार, यानी आदिवासियों का राज और मालिकों का अधिकार। राइट टू ओनरशिप यानी ज़मीनों का जो मालिकाना अधिकार है। आप ही बता दो, क्या आप ज़मीन के मालिक हैं, शासन के मालिक हैं? नहीं हैं, लेकिन मालिक हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए, जो घर के मालिक हैं वो आंगन में बैठे हुए हैं और जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो घर में कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको जागने की आवश्यकता है और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन आप इन लोगों को पहचान जाओगे, उस दिन आप खुद संघर्ष करने लग जाओगे। तो दोस्तों, बाहरी व्यक्ति का कब्जा करने का मुख्य कारण क्या है? पॉलिटिकल्स। तो दोस्तों, पॉलिटिकल नहीं होगा। आजकल यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, कम्युनिस्ट, कई तरह तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हीं की वजह से हमारा क्षेत्र में बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का राज यानी आदिवासियों का शासन जहाँ है, वहाँ पेशा एक्ट 1999 भारत सरकार का नियम, राजस्थान पेशा एक्ट 1999, राजस्थान पेशा नियम 2011 ये कहता है कि प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम सभा गठित करो, और उस ग्राम सभा के अंदर नहीं तो कांग्रेस, नहीं बीजेपी, नहीं बीटीपी, नहीं कम्युनिस्ट पार्टियां चलेगी, सिर्फ ग्राम सभा चलेगी। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे आदिवासी भाइयों को अलग अलग पार्टियों में बांट दिया है। हम आदिवासी हैं, लेकिन कोई बीजेपी बनकर खड़ा है, कोई कांग्रेस बनकर खड़ा है, कोई बीटीपी बनकर खड़ा है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी बनकर खड़ा है। फिर हम कहते हैं हम आदिवासी हैं। कहाँ है आदिवासी? कहाँ दिख रहे आदिवासी? कहाँ नज़र आता है आदिवासी? कहीं नज़र नहीं आते आदिवासी, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से ये हो रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीटीपी ये पार्टियां नज़र आ रही, लेकिन आदिवासी नज़र नहीं आ रहा है। फिर आदिवासियों की 5वीं अनुसूची कैसे लागू होगी? अगर 5वीं अनुसूची लागू करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा, पार्टियों का बहिष्कार करना पड़ेगा, सभी को एक जाजम पर आना पड़ेगा और ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा। सभी आदिवासियों को एक होने की आवश्यकता है, और जो ग्राम सभा का गठन होगा, उस ग्राम सभा में
बीजेपी समर्थन आदिवासी भी आएगा, कांग्रेस समर्थन आदिवासी भी आएगा, बीटीपी समर्थन आदिवासी भी आएगा, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन आदिवासी भी आएगा, सभी आएंगे और उसमें एक ग्राम सभा का गठन होगा। और इस ग्राम सभा के अंदर 20 व्यक्ति शामिल होंगे, जिसमें 14 आदमी और 6 महिलाएं। और उस गांव का कोई भी डिसीजन होगा वो ये 20 व्यक्ति मिलकर करेंगे। और इन 20 व्यक्तियों को सरकार ने जो पावर दिया, यानी अपने गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, आईपीएस 1860 यानी इंडियन पेनल कोड 1860 का जो नियम बना हुआ है, आईपीएस 1860 के तहत जो 2 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है, वो आपस में मिल बैठकर समझाने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन अपने गांव में क्या हो रहा है, छोटे छोटे झगड़े के लिए थाने में चले जाते हैं, फिर वहाँ मुकदमा दर्ज होता है, 2 व्यक्तियों के आपस में लड़ाई होती है और पूरे परिवार का नाम आ जाता है। फिर थाने वाले समझौता करने के लिए बोलते हैं और दोनों पक्षों से 4-5 हज़ार रुपये मांग लेते हैं और फिर समझौता करवा देते हैं। तो दोस्तों, ये इतने पैसे बर्बाद करने की कहाँ ज़रूरत है। अगर अपने गांव में ग्राम सभा होगी तो बिना पैसे से ही अपना सभी काम हो जाएगा। फिर हमारे गांव में पैसा एक्ट कहाँ है? पैसा एक्ट तो वहाँ चल रहा है थाने में, फिर कहाँ है गांव में पैसा एक्ट? पैसा एक्ट थाने में नहीं, पैसा एक्ट गांव में चलना सही है। और दूसरी बात, जो दारू की दुकानें हैं वो अनुसूचित क्षेत्र में वैध है या अवैध है, इनको चलाना या नहीं चलाना, ये पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को अधिकार है। दूसरी बात, इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जितनी भी दारू की दुकानें हैं वो चाहे वैध हो या अवैध, उस दुकानों को चालू रखना या बंद रखना, उसका पावर जो है पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को है। लेकिन अपने गांव वाले लोगों को ये भी पता नहीं है कि ग्राम सभा क्या होता है, तो इसलिए ये बहुत जानना आवश्यक है कि ग्राम सभा क्या होता है और ग्राम सभा को कैसे गठित करना है। अगर ग्राम सभा की पूरी जानकारी होगी और ग्राम सभा गठित होगी तो इस क्षेत्र में दारू की दुकानें ग्राम सभा अपनी मर्जी के बिना चला सकती हैं या बंद भी कर सकती हैं। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दूसरे लोगों की मन मर्जी चल रही है और अपने वाले लोग, महिलाएं चिल्ला रही हैं, लेकिन कोई चुन भी नहीं रहा है, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है ग्राम सभा क्या होती है, पैसा एक्ट क्या होता है। इसलिए अपने लोग बहुत दुखी हैं और वो लोग मज़े ले रहे हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि अपने गांव में एक ग्राम सभा बनाएं और उस ग्राम सभा के तहत हर कार्य करें। अगर ग्राम सभा होगी तो उस क्षेत्र में ठेके का लाइसेंस देना या नहीं देना, वो सभी पावर ग्राम सभा के पास होगा। आप चाहोगे तो चलेगी दारू की दुकान और नहीं चाहोगे तो नहीं चलेगी। आप नहीं चाहते हैं दारू की दुकान तो आप एक नोटिस लिखकर अखबारी विभाग या कलेक्टर को दे दो, उस दुकान को तुरंत बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अखबारी विभाग लाइसेंस नहीं दे सकता, वो तो सिर्फ एक कर्मचारी हैं। गांव के लोग कहेंगे तो कानून लागू होगा और गांव के लोग मना कर देंगे तो कानून नहीं लागू होगा। अखबारी विभाग अपनी स्वेच्छा से कानून लागू नहीं कर सकता। पैसा एक्ट के तहत ये प्रावधान दिया गया है। अगली बात, वन विभाग का मामला। आपके गांव के आसपास जहाँ भी जिस गांव में वन विभाग पड़ता है, वहाँ की लकड़ी, चारा, इन सभी का लाइसेंस देना या नहीं देना ये ग्राम सभा को है। लेकिन अपने यहाँ वन विभाग कब्जा करके बैठा है, तो दोस्तों सभी को जागना होगा और अपने गांव में ग्राम सभा गठित करनी होगी। अपने अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 5000 गांव है, तो उनमें से 50% से ऊपर भी ग्राम सभा गठित होती हैं, तो अपने ये सभी मामले लागू हो सकते हो और अपनी 5वीं अनुसूची की भी लागू होने की पूरी संभावना रहती है। और वन विभाग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अपने यहाँ के जल जंगल को भी छीना जा रहा है और अपने साथ बहुत अन्याय हो रहा है।
दोस्तों अगर ग्राम सभा गठित होगी तो बहुत ही इस क्षेत्र में फ़ायदा होने वाला। ग्राम सभा के बाद बहुत पावर होता है। 2019 का मामला है, खेरवाड़ा में ग्राम सभा ने मिलकर एसडीएम को नोटिस दे दिया था। ग्राम सभा के बाद इतना पावर है, लेकिन अपने क्षेत्र में लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण ये सभी अन्याय हो रहा है। अगर अपने क्षेत्र में जागरूकता होगी और ग्राम सभा भी गठित होगी तो अपना जो भी अधिकार हैं वो सभी अपने मन मर्जी से मिल सकते हैं। अंत में दोस्तों मैं 5वीं अनुसूची के बारे में कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं और विशेष हैं। अगर 5वीं अनुसूची इस क्षेत्र में लागू होती हैं तो वो सभी बातें अपने लिए फॉलो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ अभी 5वीं अनुसूची लागू नहीं हुई है। संविधान में 5वीं अनुसूची का वर्णन है, लेकिन यहाँ लागू नहीं हो रही। तो 5वीं अनुसूची में मुख्य बातें क्या हैं, तो इस अनुसूचित क्षेत्र में जो आरक्षण है वो 100% आदिवासियों का है और उन आरक्षण पर 100% आदिवासियों का अधिकार है। और 5वीं अनुसूची ये भी कहती है कि आदिवासी क्षेत्र में जितने भी स्कूल है जहाँ आदिवासी क्षेत्र के छात्र पढ़ते हैं वहाँ पर किस भाषा में शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सभी उस क्षेत्र के आदिवासियों ही तय करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में ज़मीन के अंदर निकलने वाला खनिज जैसे सोना, चांदी, तांबा जो भी होगा उसका अधिकार उस ज़मीन के मालिक का होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि जहाँ पे भी सोना या चांदी कोई भी खनिज मिलता है वहाँ पूरे गांव खाली करवा दिए जाते हैं और उन लोगों को भगा दिया जाता है। ये अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग बिखरना और धार्मिक पार्टियों में अलग अलग बिखरना। तो दोस्तों आपको पार्टियों में बंटने की आवश्यकता नहीं है। पार्टियों की बात हो वहाँ पार्टियों की हिसाब से रहना, और आदिवासी की बात हो तो सभी एक बनकर पार्टियों को भूलकर एक जाजम पर आए और अपने हक की लड़ाई को लड़ें और अपने अधिकारों को लागू करवाने की कोशिश करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें।